सुप्रभात बच्चों। आप पढ़ रहे हैं अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन, और उसमें प्रश्नोत्तर विवेचना में आपने 3 पहले वाले जो प्रश्न थे उन पर विवेचना का जो वीडियो था वो आपको मिल गया है। अब उसके बाद आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 से हम लेके चलेंगे। तो चौथा प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। तो पूरी कहानी में आपने देखा है कि सिद्धेश्वरी बड़े बेटे के सामने छोटे वाले की बुराई नहीं करती, मझले वाले की, ठीक है, और मझले वाले के सामने बड़े वाले के बारे में कुछ नहीं कहती, और पति के सामने वो अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छा बताती है। पिता भी ये बच्चों से सहमत है। और उसके बाद एक दूसरे के सामने हमने देखा कि वो कभी भी किसी तरह की आलोचना अपने बच्चे की या अपने पति की नहीं करती। और जब एक सदस्य चला जाता है तो दूसरे वाले के सामने वो कहती है कि वो बड़ी तारीफ़ कर रहा था जो गया है अभी। तो ये झूठ बोल करके वो अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करती है। इस संबंध में आप अपने विचार लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरी आपको कहानी समझा दी गई है, फिर भी आपको उत्तर के लिए थोड़ा सा संकेत दे दें। सिद्धेश्वरी घर की स्थिति को परिवार के अन्य सदस्यों से ज़्यादा अच्छी तरह जानती और समझती थी। वह जानती थी कि उसका सबसे छोटा बेटा बीमार है, उसका मझला बेटा मोहन बिल्कुल नहीं पढ़ता है, और बड़ा बेटा काम की तलाश में भटक भटक कर परेशान हो चुका है। उसके पति की कुछ समय पहले नौकरी चली गई थी। सिद्धेश्वरी सब कुछ जानते हुए भी एक दूसरे से झूठ बोलती थी, क्योंकि वह परिवार के सदस्यों को दुखी नहीं करना चाहती थी। बड़ा बेटा मझले और छोटे भाई के विषय में पता करता रहता था। यदि सिद्धेश्वरी उसे यह बता देती कि छोटा पुत्र बीमार है और मझला पुत्र घर से दिन भर किसी भी कारण से बाहर रहता है, पढ़ने नहीं जाता है, तो बड़े को ज़्यादा परेशानी होती। इसलिए वो सच नहीं बताती, झूठ बोलती है। छोटे के बारे में बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, आजकल हंसता बोलता है, और मझले के बारे में कहती है कि बड़ा उसका ध्यान पढ़ाई में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। छोटे वाला तो बीमार है और मझले वाला वो पढ़ता नहीं है। इसी तरह यदि वह मझले बेटे से यह कह देती कि उसका बड़ा भाई उसके विषय में बिल्कुल नहीं सोचता, तो उससे फ़र्क पड़ता परिवार पे। इसलिए वो कहती है कि तेरा बड़ा भाई तेरे बारे में पूछ रहा था। तो इससे क्या है कि वो उस परिवार में एकता चाहती है। इसलिए वह सबसे झूठ बोल के परिवार में होने वाली कलह को भी रोकना चाहती है, और एक दूसरे के प्रति दूसरे के मन में सम्मान की भावना को उत्पन्न करना चाहती है। सभी सदस्यों के दुख को वो कम करना चाहती थी। इस विचार से सिद्धेश्वरी परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष झूठ बोलती है, पर इसके पीछे न तो उसकी कोई बुरी भावना या कोई बुरी मंशा रहती है, न उसकी स्वार्थ की कोई बात है। उल्टे परिवार में सबको घर में खुशी मिलती है और परिवार में शांति रहती है। तो उसका ये झूठ बोलना उसकी सही सूझबूझ को दर्शाता है। इस प्रकार अपने इस व्यवहार से, अपने झूठे कथनों से वह न केवल अपने परिवार को जोड़ती है, बल्कि पाठक के मन में भी एक अच्छा आकर्षण वो उत्पन्न करती है। तो प्रश्न संख्या 5 है। उसके बाद, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। इस कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए इस चीज़ को आप कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कहानी की संवेदना को उभारने के लिए अमरकांत के द्वारा, लेखक के द्वारा, कहानीकार के द्वारा किया जाता है। तो अमरकांत के द्वारा लिखित यह कहानी दोपहर का भोजन एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, जिसमें मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो हैं परिवार के मुखिया हैं। अचानक उनकी नौकरी छूट जाती है और बेरोज़गार हो जाते हैं। इसलिए परिवार की स्थिति जो है बड़ी ख़राब हो जाती है, दयनीय हो जाती है। और कहानी के आधार पर अमरकांत की भाषा की जो विशेषताएं हमें सामने आती हैं वो उनमें आप ले सकते हैं ये पॉइंट्स। पहला है कि लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का वास्तविक चित्रण किया है। सिद्धेश्वरी के परिवार की गरीबी और तनाव भरी जिंदगी निम्न मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता को उजागर करती है। लेखक उसका वर्णन करता हुआ लिखता है कि वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी गट गट चढ़ा गई। तो गट गट चढ़ा गई, ये है ग्रामीण भाषा का प्रभाव, आम बोलचाल की भाषा का प्रभाव।
खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और हाय राम कहकर वह ज़मीन पर लेट गई। तो पूरा क्या है, आंचलिक इफेक्ट, रीजनल इफेक्ट इस कहानी में आपको मिलता है। अमरकांत की कहानियों की भाषा बहुत सरल और सजीव होती है। हम ये दूसरा पॉइंट आप ऐड कर देंगे, अमरकांत की कहानियों की भाषा सरल और सजीव है। आम व्यक्ति के जीवन की कथा लेने के कारण उनकी भाषा में सरसता और सजीवता के दर्शन हमें होते हैं। उदाहरण के लिए प्रमोद के मुंह पर मक्खियों को उड़ते देख उसकी माँ के द्वारा कपड़ा ओढ़ाए जाने का वर्णन इस प्रकार है। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आधा मिनट सुन्न खड़ी रही और खड़ी रहने के बाद दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। तो पूरी तरह से आंचलिकता या आम बोलचाल के भाषा का प्रयोग उसने किया है कहानीकार ने। अगला पॉइंट, अमरकांत की कहानियों में पात्रों के प्रभावशाली संवाद पाठकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में सिद्धेश्वरी एवं रामचंद्र तथा सिद्धेश्वरी और मुंशी चंद्रिका प्रसाद के मध्य बोले जाने वाले जो संवाद हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं और पूरी तरह से उसमें ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। एक और पॉइंट ले सकते हैं, चौथा पॉइंट, अमरकांत की कथा शैली की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रात्मकता का गुण। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कहानी में इस प्रकार है कि सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी, अलगनी क्या है जिस पे कपड़े टांगते हैं, उतार पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद, पैबंद मतलब टुक्कियाँ लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्की से उनकी छंटनी यानी नौकरी ना चली गई हो और शाम को उन्हें काम की तलाश में शायद कहीं जाना ना हो, इसलिए बेफिक्र पड़े हुए हैं। तो आपने देख लिया बच्चों इन चारों पॉइंट में कि लेखक द्वारा जहाँ तहाँ आवश्यकता के अनुसार मुहावरों का प्रयोग भी किया गया, कहानी की संवेदना को उभारने का प्रयास किया गया। चूल्हा बुझाना, हाथ खींचना, सुड़ सुड़, गट गट पानी पीना, कनखी से देखना, आंखें भर आना, तो ये सारे मुहावरे इस पूरी कहानी को आम बोलचाल की भाषा के साथ में जोड़ते हैं। छठवां प्रश्न है बच्चों, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी विवशता है? तो तीनों ही अपने अपने टाइम, क्योंकि सारे जानते हैं कि अगर मैंने एक फालतू खा ली रोटी तो बाद वाले को तो नहीं कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हर आदमी आके पूछता है पहले कि वो खा के चला गया क्या। तो दूसरे के बारे में पूछने का कारण यही है कि उनको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का पूरा तरह भान है। और जब सिद्धेश्वरी प्रत्येक से कहती है कि एक रोटी और ले लो और कसम तक देती है, तो वे कोई ना कोई बहाना बना के टालने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परिवार बड़ा विवश है और अपनी स्थितियों से परिचित है। तो उत्तर आप लिखेंगे इस तरह से, रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी चंद्रिका प्रसाद तीनों को यह भलीभांति पता था कि आर्थिक तंगी के कारण घर में इतना राशन नहीं है कि भरपेट भोजन किया जा सके। इसलिए जब सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से और रोटी लेने के लिए कहा तो उसने कहा कि मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ। माँ के फिर पूछने पर वह बिगड़ कर कहता है, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? जब सिद्धेश्वरी मोहन को खिलाते हुए रोटी लेने के लिए पूछती है तो मोहन ने कहा कि उसे रोटी अच्छी नहीं लग रही थी और यदि उसे कुछ देना ही है तो थोड़ी सी दाल दे दे। तो दाल के लिए वो आग्रह करता है और रोटी को मना करता है और कहता है कि दाल बहुत अच्छी बनी है। अपने पति को खाना खिलाते हुए, जबकि दाल कैसी थी बच्चों, दाल बिल्कुल पनियाती थी, पनियाली थी। अपने पति को खाना खिलाते हुए सिद्धेश्वरी जब एक रोटी और लेने की बात कहती है तब मुंशी चंद्रिका प्रसाद यह बहाना बना देते हैं कि अन्न और नमकीन वस्तुओं से उनकी तबीयत ऊब चुकी है। इस प्रकार तीनों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर और रोटी लेने से मना कर दिया। उसने तो फिर गुड़ का शरबत मांगा था चंद्रिका प्रसाद ने। इससे उनकी इस व्यवस्था का पता चलता है कि तीनों भूखे होते हुए भी रोटी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को और समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। सातवां प्रश्न है, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबद्ध हैं?
तो मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी द्वारा की गई असंबद्ध बातें कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ती ज़रूर हैं। उदाहरण के लिए कहानी में सिद्धेश्वरी जब यह कहती है कि मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, तो इसका यह अर्थ निकल के आता है कि यदि बारिश नहीं हुई तो अन्न भी नहीं होगा, अनाज भी नहीं होगा। तब हम जैसे गरीबों के लिए पेट पालना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जब मुंशी जी कहते हैं कि मक्खियाँ बहुत हो गई हैं, तो यह वाक्य कहानी से इस प्रकार जुड़ता है कि घर में इतनी निराशा हो गई है कि ठीक से घर की सफाई भी नहीं हो पा रही है। एक अन्य स्थान पर मुंशी जी सिद्धेश्वरी को यह सूचना देते हैं, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। तो यह वाक्य कहानी से इस प्रकार जुड़ता है कि गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है और वहाँ जाना भी पड़ेगा तथा कन्यादान भी देना पड़ेगा, जो उनके पास नहीं है। तो ये सभी बातें भले ही बाहरी हों, थोड़ा इनको हम लगता है कि कहानी से शायद ये जुड़ाव नहीं रखती, फालतू अलग से कोई स्टेटमेंट बोल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। कहानी के साथ में इनडायरेक्ट वे में ये वाक्य जुड़ते हैं। तो कहानी की कथा से आंतरिक रूप से इन सारे वाक्यों का संबंध है, भले ये बातें थोड़ी हमें बाहरी जचती हों। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा आपका ये आउट हो जाएगा। तो उसके पश्चात जो कहानी का क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते, इसमें आप अपना देख सकते हो। आपके रसोई आपके अनुसार सिद्धेश्वरी रसोई संभालना वो जिम्मेदारी का काम है, इसको भी देख लेंगे अगले वीडियो में। ये है आशय स्पष्ट करिए। तो इन सब को हम अगले वीडियो में विवेचना करेंगे। धन्यवाद बच्चों।